कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक नया तड़का। जी साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जनरल नॉलेज अर्थात राजस्थान का जीके, जो राजस्थान की प्रत्येक भर्ती के अंदर अपने अपने आप के अंदर एक विशेष महत्व रखता है। और इसी के साथ साथियों मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक नया टॉपिक। साथियों हमारी ऑलरेडी क्लासेस 9 हो चुकी है और 10वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं शुरू। तो आप सभी से गुजारिश है इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि राजस्थान का जीके जो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल टॉपिक, राजस्थान का भूगोल टॉपिक अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और राजस्थान के जीके चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एसआई, पुलिस, पटवार, रीट, उसके अंदर पूछा जाता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित जानकारियां। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी क्लास को शुरू करना चाहता हूं साथियों। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक है अर्धशुष्क मरुस्थल। राजस्थान के अंदर हमने पढ़ा है सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। अगर आपने अपनी ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप पीछे वाली 9 क्लासेस के एक बार जरूर देखें और फिर इस क्लास पे आए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन किसका भाग है? अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। अर्धशुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा इस मैप के माध्यम से, क्योंकि मैप जो है इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान के भूगोल में। अगर आप किसी भी प्रकार का भूगोल पढ़ते हो, राजस्थान का, भारत का, विश्व का, तो इसके अंदर मैप जो होता है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर हमें 4 जो है वो भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से? गग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी नदी का बेसिन। ये 4 हमें जो चीजें हैं वो पढ़नी है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आता है, आप देख सकते हो कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको कई भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करते हैं सबसे ऊपरी ऊपर आपका आता है गग्गर बेसिन। ठीक है, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन के बाद में आपका आता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा आता है? शेखावाटी प्रदेश आता है। तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो आपका नागौर उच्च भूमि आता है। चौथे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो लूणी नदी का बेसिन आता है। जिस प्रकार से गग्गर बेसिन आया है उसी प्रकार से लूणी बेसिन हो जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो अर्धशुष्क मरुस्थल के इस साइड जो है, यानी कि जो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? अरावली पर्वतमाला करती है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा ये अरावली पर्वतमाला का भाग होगा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। हालांकि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला एक विस्तार से टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौर उच्च भूमि, चौथा लूणी नदी बेसिन। ये आपको समझ में नहीं आएगा जो कोई भी पहली बार क्लास देख रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इससे जस्ट पीछे वाली क्लास जो यानी कि क्लास नंबर 9 है उसको आप जाकर के देखें, तब आपको ये बातें समझ में आएगी कि क्या गग्गर बेसिन है, क्या शेखावाटी प्रदेश है, क्या नागौर उच्च भूमि और क्या लूणी नदी का बेसिन है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आता है? ये आता है आपके अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर आता है। गग्गर बेसिन की यदि हम बात करते हैं तो गग्गर बेसिन आपको पता है गग्गर नदी होती है, और गग्गर नदी राजस्थान के 2 जिलों के अंदर बहती है। आपके श्री गंगानगर के अंदर बहती है और दूसरे नंबर पे कहां पे आती है? हनुमानगढ़ के अंदर आती है। यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो नदी बहती है उस नदी को क्या बोलते हैं? गग्गर बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। और गग्गर बेसिन जो है इसी को ही क्या बोलते हैं? गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अब गग्गर नदी की बात करते हैं तो गग्गर नदी और उसके ऊपर देखो गग्गर नदी कहां से निकलती है?
गग्गर नदी निकलती है आपके हिमालय पर्वत से या हिमाचल प्रदेश से आप बोल सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती हुई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर बहती हुई पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इस नदी के जस्ट ऊपर एक नदी है सतलज नदी। इस सतलज नदी और गग्गर नदी के बीच का जो प्रदेश है, इस प्रदेश को क्या कहते हैं? इस प्रदेश को कहा जाता है मालवा का मैदान। क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान कहा जाता है। यानी कि सतलज नदी और गग्गर नदी जो है, इसके बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं यमुना नदी और गग्गर नदी। यमुना नदी कहाँ पे बहती है? हरियाणा के अंदर से बहती हुई, ठीक है। तो गग्गर नदी और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाती है? हरियाणा भिवानी बांगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गग्गर नदी और यमुना नदी के बीच का जो एरिया है, जो मैदानी प्रदेश है, उसको बोला जाता है हरियाणा भिवानी बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा गग्गर नदी के संदर्भ में बग्घी क्षेत्र। बग्घी क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है, जो कि आपके कहां पे है? एक तो श्री गंगानगर, देखो गग्गर नदी जहां से बहती है ना, गग्गर नदी जहां से बहती है वहां पे कौन सा आपका क्षेत्र होता है? वहां पे ही आपके बग्घी क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे आपका आता है नाली क्षेत्र। नाली क्षेत्र है ना, नाली क्षेत्र। नाली क्षेत्र की बात करते हैं तो नाली क्षेत्र आपका कहां पे है? ये भी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो नाली क्षेत्र है ना, नाली क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो गग्गर नदी बहती है, उस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो जहां से नदी निकलती हुई यानी कि बहती है, वहां का जो एरिया है उसे नाली क्षेत्र कहते हैं, और वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। बग्घी क्षेत्र जो इस गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है, या इसका यानी कि जो जहां से नदी बहती है, यानी कि देखो यानी कि वर्षा जब होगी ना, मतलब फुल वर्षा होगी, तो उस कंडीशन के अंदर गग्गर नदी बहेगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो इसके अंदर नाली क्षेत्र के अंदर क्या होती है? खेती करते हैं लोग। तो खेती करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो खेती करने वाले लोग होते हैं और जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बग्घी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बाकी इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। अब ये जो नाली क्षेत्र है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है, तो नाली क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, ठीक है। नाली मैं बता देता हूं आपकी, नाली क्या होती है। नाली जो होती है ना, वो एक भेड़ की नस्ल भी है। वास्तव में एक भेड़ की नस्ल भी है, और भेड़ की नस्ल है जो कहां पर पाई जाती है? गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। नाली जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है नाली भेड़, और वो भी कहां पर पाई जाती है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? गग्गर हो गया। और गग्गर नदी को क्या बोलते थे? पहले प्राचीन समय के अंदर गग्गर नदी को क्या बोला जाता था? सरस्वती नदी के नाम से इसको जाना जाता था, है ना। तो गग्गर नदी को पुराने टाइम के अंदर क्या बोला जाता था? सरस्वती नदी के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये आपका गग्गर बेसिन हो गया, ठीक है। आपको मैदान याद रखनी है कि गग्गर और सतलज के मध्य का जो मैदान है उसे मालवा का मैदान कहते हैं। गग्गर और यमुना के मध्य का जो मैदान है उसे हरियाणा भिवानी बांगर कहते हैं। दूसरी बात, बग्घी क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर है, उपजाऊ क्षेत्र बोलते हैं जिसे। नाली क्षेत्र ये भी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है, जो कि गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। बाकी जो गग्गर नदी का विस्तार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नदियों का जो टॉपिक आएगा, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र का टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र में गग्गर नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। गग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? तो गग्गर नदी जो है वो एक अंतः प्रवाह की नदी है, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो गग्गर नदी से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? 2 नंबर पे हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं। पहली बात तो शेखावाटी प्रदेश किन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है? आपको ये बात आनी चाहिए। कई लोगों को, मेरे भाई बंधुओं को ये भी नहीं पता होगा कि शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है सीकर, उसके बाद में नंबर 2 पे चूरू, सीकर, चूरू
और झुंझुनू का जो एरिया है ना, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, ये जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, शेखावाटी क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है वो किस भाग को इंगित करता है? आप लिखते जाएं कि शेखावाटी क्षेत्र का पूर्वी भाग जो है वो किसको इंगित करता है? अरावली पर्वतमाला को इंगित करता है। किसको? अरावली पर्वतमाला को इंगित करता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को इंगित करता है। और इसका जो पश्चिमी भाग है, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो यहां पे है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसके उत्तर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसके उत्तर में आपका आता है घग्गर बेसिन बोलते हैं जिसको। कौन सा आता है? घग्गर बेसिन हो गया। और इसके दक्षिण के अंदर यदि हम बात करते हैं, अगर आप दक्षिण के अंदर देखोगे तो देखो शेखावाटी प्रदेश के उत्तर के अंदर कौन बैठा हुआ है? घग्गर बेसिन बैठी हुई है। ठीक है, इसके दक्षिण के अंदर आप देखोगे तो नागौर उच्च भूमि है। इसके पूर्व के अंदर अगर आप देखोगे तो अरावली पर्वतमाला है। और इसके पश्चिम के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन सा हो जाता है? आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाता है। ये मैंने मैप बनाया, मैप के जो ऊपर वाली साइड होती है इसके अंदर हमेशा उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। नीचे वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है? साउथ पोल होता है। ये जो साइड होती है ये हमेशा कौन सी होती है? ईस्ट, यानी कि पूर्व के अंदर होती है। और ये जो साइड होती है ये हमेशा पश्चिम होती है। ठीक है, तो दक्षिण के अंदर इसके कौन है? नागौर उच्च भूमि है। कौन सी है? नागौर उच्च भूमि हो जाता है। ठीक है, नागौर उच्च भूमि हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका शेखावाटी प्रदेश है, इस शेखावाटी प्रदेश को क्या कहा जाता है? बांगर या बांगड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं? बांगर या बांगड़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्या है? अगला ये है कि ये जो बांगर या बांगड़ है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराना जलोढ़। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि जो बांगर है वो बांगर कहां तक फैला हुआ है? आपके बांगर की यदि हम बात करते हैं तो बांगर फैला हुआ है शेखावाटी प्रदेश के अंदर फैला हुआ है नंबर 1 पे। और दूसरा इसके साथ जो है वो नागौर का उत्तरी भाग जो है, नागौर का जो उत्तरी भाग है वहां पर क्या फैला हुआ है? वहां पर आपके फैला हुआ है बांगर या बागड़ जिसको बोला जाता है, आपका फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश के अंदर कुओं को क्या कहा जाता है? तो शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो कुएं होते हैं, कुओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जोहड़। क्या कहा जाता है? इनको जोहड़ कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और सबसे ज्यादा बरखान कहां पर पाए जाते हैं? आप ये बता सकते हो मुझे? सबसे ज्यादा बरखान कहां पर पाई जाती है? ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो सबसे ज्यादा बरखान भी आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो उसके बाद में आता है कि जो सबसे ज्यादा जो कुएं हैं, कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। सबसे ज्यादा बरखान आपके शेखावाटी प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो कुएं होते हैं इनका जो जोहड़ कहा जाता है। और जोहड़ का जो गहरा भाग होता है, जोहड़ होता है, इसका जो गहरा भाग होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे चोभी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको चोभी कहा जाता है। तो ये शेखावाटी प्रदेश हो गया। शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब दूसरी बात, इसका पश्चिमी भाग अरावली पर्वतमाला को इंगित करता है। पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला को इंगित करता है। पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को इंगित करता है। इसका जो उत्तरी भाग है वो घग्गर बेसिन आती है। दक्षिण के अंदर इसके नागौर उच्च भूमि आती है। शेखावाटी प्रदेश को यानी कि इसके अंदर बांगर या बांगड़ इसको कहते हैं। बांगर या बागड़ का अर्थ होता है पुराना जलोढ़, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना जलोढ़ है। उसके बाद में इसका जो विस्तार है बांगर या बागड़ का वो शेखावाटी प्रदेश पूरे के अंदर है। और दूसरा नागौर का जो उत्तरी भाग है उसके अंदर भी है। शेखावाटी प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं। इसके अंदर कुओं को जोहड़ कहते हैं। और जोहड़ का सबसे गहरा भाग क्या होता है? चोभी होता है। ये सारी की सारी बातें आप नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ में। ठीक है, अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये चीजें फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये चीजें जो है ये राजस्थान का बेसिक है।
और राजस्थान के बेसिक में से हमेशा 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी कंडीशन के अंदर वो प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ ली है, 2 चीजें पढ़ ली है, घग्गर बेसिन, दूसरे नंबर पे आपका होता है शेखावाटी प्रदेश। तो 2 चीजें हमने पढ़ ली है। तीसरे नंबर पे है नागौर उच्च भूमि और चौथे नंबर पे आपका क्या होता है, लूणी नदी का बेसिन आता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर के ऊपर हम पढ़ते हैं नागौर उच्च भूमि। क्या पढ़ते हैं, नागौर उच्च भूमि कहते हैं जिसको। नागौर उच्च भूमि की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नागौर उच्च भूमि का मतलब ये होता है कि नागौर जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है नागौर, नागौर के अंदर भी एक जिला और आता है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर का कुछ एक एरिया जो है वो अरावली पर्वतमाला के अंदर भी आता है और अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर भी आ जाता है। तो ये दोनों क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। अब यदि हम बात करते हैं नागौर के अंदर, तो नागौर जो है, नागौर के आपके नागौर से लेकर के पर्वतसर नागौर से लेकर के मेड़ता सिटी नागौर से लेकर के आपके पुष्कर अजमेर तक एक बांका पट्टी है। क्या है, एक बांका पट्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे इसको क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस पट्टी के नाम से, कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर आता है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस पट्टी के नाम से, फ्लोरोसिस पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चौथे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो इसको होच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। होच बेल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि कहां से कहां तक है, जो कि आपके मेड़ता नागौर से लेकर के और पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ है। कहां तक है, मेड़ता नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी, होच बेल्ट कहते हैं, जो कि मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ है। अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। उसके बाद में आता है कि इसको फ्लोरोसिस पट्टी या होच बेल्ट कहते क्यों है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक केमिकल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्लोराइड। क्या कहते हैं, फ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड की मात्रा पानी के अंदर भी यहाँ के देखी गई है। पानी मतलब जो भूमिगत पानी है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके अंदर भी फ्लोराइड की कुछ एक मात्रा देखी गई है। इस पानी का यूज करने के कारण, फ्लोराइड मिले हुए पानी का यूज करने के कारण इन यहाँ के लोगों के अंदर कुब्बड़ एक रोग होता है, मतलब बंदा कुबड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर इस पट्टी को क्या नाम दे दिया गया, बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी, होच बेल्ट नाम दे दिया गया। तो मेड़ता रोड नागौर से लेकर के पुष्कर अजमेर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और फ्लोराइड के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का एक गांव है, फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड के लिए यहाँ पे एक गांव है जो प्रसिद्ध है पूरे फ्लोराइड के लिए। कौन सा है, आसरवा गांव नागौर के अंदर। ठीक है, आसरवा गांव कहां पे आपका पड़ता है, तो ये नागौर के अंदर पड़ता है। अंडरस्टैंड है ना। तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, नागौर के अंदर, आपके आसरवा गांव के अंदर ये पाया जाता है। आगे बात समझ में, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, आसरवा गांव नागौर के अंदर आ जाता है। जो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है, प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है, प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने यहाँ की जो खारे पानी की झीलें हैं उसके अंदर मैग्नीशियम जो तत्व होता है, देखो खारे पानी के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, खारे पानी के लिए जिम्मेदार होता है मैग्नीशियम। तो प्रोफेसर एच.एस. शर्मा जो है उन्होंने ये पता लगाया कि जो राजस्थान का नागौर गांव है, यानी कि जो जहाँ पे कुब्बड़ पट्टी है, वहाँ पे जो खारे पानी की झीलें हैं या खारे पानी है, उसको टेथी सागर का इन्होंने अवशेष नहीं माना है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर टेथी सागर का अवशेष माना है मरुस्थल को। क्यों माना है, इसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई गई है। खारे पानी की झीलें जो होती है वो टेथी सागर का अवशेष है। अब टेथी सागर के अंदर देखो, सागरीय जो जल होता है उसके अंदर 2 तत्व होते हैं, एक सोडियम होता है और दूसरा मैग्नीशियम होता है, जो कि लवण का कार्य करते हैं। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है तो इसका मतलब सागरीय जल होता है। तो सागरीय जल के अंदर जब मैग्नीशियम तत्व होता है तो वो क्या होता है, जिसका हमने अवशेष मान लिया टेथी सागर का। लेकिन जो असरवा गांव नागौर पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ जो कुब्बड़ पट्टी है, उसके पानी के अंदर
आपके मैग्नीशियम साल्ट की कमी पाई गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये लगाया गया कि यहाँ पे पानी जो है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण खारा नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम के अंदर फ्लोराइड तत्व की अधिकता मानी गई, यानी कि फ्लोराइड की इसके अंदर अधिकता मानी गई। तो यानी कि प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने यहाँ की जो खारे पानी की झीलें थी उनको क्या मान लिया गया, उनको टेथिस सागर का अवशेष नहीं माना। यहाँ की जो खारे पानी की जो झीलें थी उनको टेथिस सागर का इन्होंने क्या नहीं माना, अवशेष नहीं माना था। टेथिस सागर का अवशेष जो है वो इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, तो ये कुबड़ पट्टी हो गया। और इन्होंने यहाँ की जो खारे पानी की झीलें थी फ्लोराइड का इन्होंने जो है वो प्रमुख रूप से अवशेष माना था। तो ये आपका नागौर उच्च भूमि हो गया। नागौर उच्च भूमि को क्या कहते हैं, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, फ्लोरोसिस पट्टी या होच बेल्ट यहाँ पे पाया जाता है, जो कि मेड़ता रोड नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ है। दूसरा, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध गांव आसरवा गांव नागौर है। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा ने यहाँ की खारे पानी की झीलों को जो है वो टेथिस सागर का अवशेष नहीं माना है, बल्कि अवसादी चट्टानों या फ्लोराइड का यहाँ पे इन्होंने अवशेष माना है। तो ये आपका क्या हो गया, नागौर उच्च भूमि हो जाता है। नागौर उच्च भूमि के बाद में हमारा एक टॉपिक और है लूणी नदी का बेसिन। लूणी नदी के बेसिन के बाद में हम बात करेंगे मरुस्थल के थोड़े से फैक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हुए चलेंगे अरावली पर्वतमाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो जानकारी दी गई है ये बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करने का कष्ट करें, आपके पैसे इसमें नहीं लगने वाले हैं, फायदा हो जाएगा लोगों का। ठीक है, और कुछ एक जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कैसे करें इसके बारे में पूछना चाहते हैं, एक फ्रेशर स्टूडेंट +2 के बेसिस पे या +2 पास आउट स्टूडेंट कैसे तैयारी कर सकता है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इसके लिए अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।